पल्मोनरी एम्बोलिज्म हाँ मतलब एक लंग्स की बीमारी है जो कि आमतौर पे लंग्स से निकलती नहीं है। लंग्स से इसकी शुरुआत नहीं होती। इसकी शुरुआत जो है बेसिकली अपने पैरों की काफ्स जो होती है जिन्हें पिंडलियां बोलते हैं, या अपनी थाइज हैं जिन्हें अपन जांघें बोलते हैं। तो इनमें जो चलने वाली जो डीप वेन्स होती हैं, यानी कि ऐसी शिराएं जो कि है ना डेप्थ में एक प्रेजेंट होती हैं अपने मसल्स की, पैरों की, वहां से शुरुआत होती है यूजुअली इनकी। सो बेसिकली ये बीमारी है कि इसमें इन शिराओं में जो हमारे पैर की जांघों और हमारी पिंडलियों में है, उनके अंदर थक्के यानी कि क्लॉट्स ब्लड के बन जाते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। और वो जो क्लॉट्स हैं ऊपर चलकर धीरे धीरे हमारे हार्ट की तरफ, और हमारे हार्ट से पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि हमारी फेफड़ों को खून पहुंचाने वाली नसों में चले जाते हैं, और उस जगह जाकर ब्लड के फ्लो को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे जिस हिस्से को उन्होंने अवरुद्ध किया है उस पर्टिकुलर फेफड़े के हिस्से में खून का दौरा बंद हो जाता है, जिसे कह सकते हैं कि खून फेफड़े तक नहीं पहुंच रहा है। सो इसे मोटा मोटा हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म की डेफिनेशन मान सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सिम्टम बाकी बीमारियों की तरह ही कुछ मिलते जुलते होते हैं, बट एक इसका बहुत बेसिक सिम्टम होता है। पहली चीज है, एक पेशेंट को घबराहट फील होती है। मरीज को साथ में सांस की गति जो है तेज हो जाती है, जिसका कारण वो खुद नहीं बता सकता कि क्यों हो रहा है। साथ में कई बार आपको बुखार आ सकता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हृदय गति मरीज को फील होती है कि हमें बहुत तेज मेरा हाथ धड़क रहा है। साथ में घबराहट है, पसीना आ सकता है मरीज को, छाती में दर्द हो सकता है, और कई बार खांसी में खून भी आ सकता है। साथ में बुखार जैसे लक्षण, निमोनिया जैसे लक्षण भी उसको पैदा हो सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण जो हैं वो बहुत ज्यादा आम नहीं होते हैं, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जरूर पहले हुई किसी घटना से ही उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि पैर में चोट लग जाना, या फिर पैरालिसिस हो जाना, या फिर बहुत लंबे समय तक बिस्तर पे अगर कोई मरीज पड़ा हुआ है, जिससे उसके शरीर का निचला हिस्सा यानी कि पैरों की जो मूवमेंट है वो कम हो गई है या ऑलमोस्ट बंद हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अपनी पैरों की जो नसें या शिराएं होती हैं जिनसे खून का दौरा ऊपर की तरफ आता है, यानी कि ब्लड को पेरिफेरल हिस्से से वो वापस हार्ट की ओर लेके आते हैं, उस हिस्से में जो है ठहराव जो है खून का, वो लंबा हो समय तक रह जाता है। जब भी खून लंबे समय तक ठहरता है तो उसके थक्का बनने की संभावना हो जाती है। तो ऐसी कई मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किसी पेशेंट का मान लीजिए घुटनों के ऑपरेशन हुए हैं, पैरों में चोट लगी है, पैरों के ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें लंबे समय तक आपको पैर को स्थिर अवस्था में रखना हो और आपकी मसल्स काम नहीं करेंगी, और ऐसी स्थिति में मसल्स काम नहीं करेंगी तो जो वेन्स हैं उनके अंदर ब्लड का ठहराव हो जाता है, और उस ठहराव की वजह से जो क्लॉट हैं या थक्के हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। एज ए क्लिनिशियन, जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो हमारे पास कोई ना कोई पुरानी हिस्ट्री मरीज की होती है, क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे। कुछ और मैं इसमें जोड़ के बताता हूँ। पैरों का एक्सीडेंट हो गया, पैरों का लचर अवस्था में होना, पैरालिसिस जैसी समस्या हो जाना, या फिर कुछ मरीजों के शरीर में विभिन्न तरह के कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि हम समझते हैं ऐसे फैक्टर्स जो थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, अगर उनकी मात्रा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सम डिजीज, किसी बीमारी की वजह से, तो उन मरीजों में भी थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनकी कमी से भी थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीजों में बेसिकली हम पहले देखते हैं कि क्लिनिकल कंडीशन क्या है। तो क्लिनिकल कंडीशन हमें जब पता चलती है पेशेंट की कि मरीज तेजी से सांस ले रहा है, और जो उसको सांस में तकलीफ और तेजी से सांस चलने की जो समस्या है वो यूजुअली एक्यूट होती है, यानी कि कुछ ज्यादा समय नहीं होता उसको, एक कुछ रीसेंट टाइम्स में ही डेवलप होती है, क्योंकि ये बीमारी अचानक ही उत्पन्न होती है। तो ऐसे में सबसे पहला डायग्नोसिस है क्लिनिकल, जो कि हम मरीज को सामने से देखकर पता कर पाते हैं। और हमें ये पता होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री में ऐसा कोई फैक्टर है, जैसे कि जो हमने आपको कारण बताए थे उनमें से कोई एक उसकी कंडीशन में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में जब हमें डाउट होता है तो हम पेशेंट के कुछ एक टेस्ट जो हैं वो पर्टिकुलरली वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड में हम एक डी डाइमर टेस्ट करते हैं। डी डाइमर बेसिकली जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बॉडी में होते हैं उनका ही एक डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, जो कि जब भी बॉडी में बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो रही होती है तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं अंदाजा कि हाँ, मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना है। उसके बाद अगर वो फैक्टर बढ़ा हुआ आता है तो हम फिर और कंफर्मेटिव मेजर्स करते हैं।
जैसे कि पैर की हम कलर डॉपलर कर सकते हैं। कलर डॉपलर करके हमको मालूम चल सकता है कि जो मरीज की पैर की नसें हैं, उन नसों के अंदर किसी तरह का थक्का जमा होने लगा है। और दूसरा, अगर वो भी कंफर्म हो जाता है तो हम मरीज की छाती का स्कैन कर सकते हैं, उसको कंट्रास्ट देकर, जिसे हम आमतौर पर छाती का एक एक्सरे कह सकते, सीटी स्कैन कह सकते हैं, या फिर हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में हम इसे सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। तो पल्मोनरी वेसल्स जो होती हैं, जो फेफड़ों की नसें होती हैं या फिर शिराएं जो होती हैं, वेस्कुलेचर, उसमें कहाँ रुकावट है वो हम कंट्रास्ट डालकर स्कैन करके उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। सो बेसिकली क्लिनिकल सिम्टम से लेके सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी तक हमें मालूम कर सकते हैं कि मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं। इससे इसका कंफर्मेशन कैसे होता है। साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब भी मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो उनमें से कई मरीजों के अंदर हार्ट पे भी स्ट्रेन पड़ता है। हार्ट यानी कि दिल के जो दो चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, उनके लिए हम ब्लड का टेस्ट यानी कि ट्रोपोनिन टी भी कर सकते हैं, एंटी प्रो बीएनपी भी कर सकते हैं। साथ में हम हार्ट का 2D को करके भी पता लगा सकते हैं कि मरीज के राइट वेंट्रिकल में किसी तरह का कोई स्ट्रेन या लोड तो नहीं है। सो ये भिन्न भिन्न तरह के टेस्ट हैं जो हम पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म डायग्नोस करने के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट दो तरह से हो सकता है। एक तो पहला मेथड है एंटीकोएगुलेशन, और दूसरा मेथड होता है थ्रोम्बोलाइसिस। देखिए, जब भी किसी भी मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कितना मैसिव है, या फिर ये कहें कि कितना ज्यादा उसने फेफड़ों को इफेक्ट किया है, उस पर डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट। कई बार आमतौर पर क्या होता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी को होता है, अगर वो छोटी मात्रा में या माइनर अटैक है तो उसको हम एंटीकोएगुलेंट्स यानी कि खून पतला करने वाली दवाएं यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो छोटी छोटी नसों में जो उसके ब्लॉकेड हुआ है फेफड़े की, उन नसों के अंदर वो ब्लॉकेज जो है काफी हद तक गलना शुरू हो जाता है और वो लंग्स का जो नॉर्मल फंक्शन है वो रिटेन करने लगता है मरीज। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसका हम थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब होता है जो थक्का जमा है उसको हम थोड़ा सा तेज गति से गलाना चाहते हैं, अदरवाइज मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। और जब भी हम थ्रोम्बोलाइज करते हैं मरीज को तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस ये है कि बीपी का हमें ध्यान रखना होता है। अगर बीपी बहुत ज्यादा फॉल हो रहा है तो थ्रोम्बोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर बीपी मरीज का कंट्रोल में है तो थ्रोम्बोलाइसिस किया जा सकता है, और अगर बीपी कंट्रोल में नहीं है तो थ्रोम्बोलाइसिस ना करके हम सिर्फ एंटीकोएगुलेशन यानी कि खून को पतला रखने के लिए जो दवाइयां देते हैं वो दिए जाते हैं। साथ ही में मरीज की इस समस्या के अलावा और भी दिक्कतें उसके साथ जो जुड़ी होती है, जैसे कि मरीज आईसीयू में होता है, मरीज को न्यूमोनिया हो सकता है, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस तरह की चीजों को बचाए रखने के लिए पेशेंट को एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और एक स्ट्रिक्ट आईसीयू मॉनिटरिंग पर रखा जाता है। सो यही मोटा मोटा एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट प्लान होता है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म अपने आप में मैसिव हो सकता है। ये हार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाल सकता है, हार्ट को अटैक जैसी सिचुएशन में डाल सकता है। दूसरी बात ये, लंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्फाक्ट यानी कि खराब हो सकता है, यानी कि सड़ सकता है, तो जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मरीज की स्थिति अति गंभीर हो सकती है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, मरीज को वेंटिलेटर पर लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, और जो कि आईसीयू में एक क्रिटिकल पेशेंट की निशानी होती है, ये आप समझते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत बड़ा कारण होता है आईसीयू में मरीजों की मृत्यु का, लेकिन सही समय पर उपचार, इलाज और मैनेजमेंट से हम इसके परसेंटेज को, जो कि लगभग 39 से 40% होता है, को कम करके 5% तक ला सकते हैं। सबसे पहला प्रिवेंशन तो ये है कि जिस भी तरह का आपको एलिमेंट है, पैरों में जो परेशानी है, उस परेशानी को से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑर्थोपेडिशियन की सलाह से, जो कि यूजुअली आमतौर पे ऑर्थोपेडिक इंजरीज से ही पेशेंट को डेवलप होता है, तो पैरों की मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। और ऐसे मरीज जिसमें हम पैर की मूवमेंट नहीं कर सकते, उनमें हम खून को पतला रखने वाली दवाइयां, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं या एंटीप्लेटलेट थेरेपी, हम यूज कर सकते हैं ताकि खून के थक्के जमने की संभावना कम हो जाए। साथ ही खून का थक्का जमाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं शरीर में, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि विटामिन के। तो कैल्शियम और विटामिन के
जिस भी फूड आइटम में मिलता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, खासकर कि तब जब आपके पैरों की मूवमेंट बहुत अच्छी नहीं हो रही है। और आम तौर पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म उस मरीज को होता है जो ऑलरेडी किसी न किसी तरह की मेडिकल अटेंशन सीक कर चुका है। तो एक मरीज के साथ-साथ हमारे लिए यानी कि डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनका जो पेशेंट जो बेड रिडन है, चल नहीं पा रहा है, पैरों में मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसकी वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करें